अच्छा, तो ये जो आपके प्रोबायोटिक्स हैं ना, इनका दूसरा जो फ़ायदा है वो क्या करते हैं कि दे आल्सो प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट। क्योंकि जितने भी आपके पैथोजन होते हैं वो आपकी जीआई ट्रैक्ट के अंदर जब इन्फेक्शन करते हैं तो वो आपकी जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक सी लेयर बना देते हैं उसके ऊपर, जिसकी वजह से जो पैथोजन है ना, दे आर अनएबल टू अटैच ऑन टू दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। तो इसीलिए जो लोग जिनके अंदर हेल्दी माइक्रोफ्लोरा ज़्यादा होता है उनको बहुत कम जो है ना वो कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता है, और उनके अंदर जो है वो जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको चाहिए होते हैं वो भी उनको मिल रहे होते हैं। और ना सिर्फ ये एंटीबायोटिक्स खाने से बल्कि जो प्रोसेस फूड हम खाते हैं उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के ना प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। और प्रिजर्वेटिव्स भी आपको पता है कि वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, क्योंकि वो जितने भी स्पॉयलेज पैदा करने वाले जो जर्म्स होते हैं उनको किल कर देते हैं। तो अगर वो आप इस तरह के फूड ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस फूड यानी कि जैसे केचप है, जैम है, इसका मेयोनीज़ है और बहुत सी चीज़ें, जूसेस वगैरह हो गए, तो इन सारों के अंदर भी जो है वो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अब प्रिजर्वेटिव जो है ना वो हमेशा वो कोशिश की जाती है इंडस्ट्री के उनको प्रॉपर डोज में जो रिकमेंडेड डोज है उसमें यूज़ किया जाए, ठीक है ना। लेकिन बाज़ कंपनीज जो हैं जो सर्टिफाइड नहीं होती वो इसकी ओवरडोज कर सकती हैं। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, मतलब हर एक आपको पता है कि LD50 के बारे में हमने बात की थी कि जिसमें आपकी 50% पॉपुलेशन अफेक्ट होती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से इंसान की भी एक स्पेसिफिक टॉलरेंस लिमिट है अगेंस्ट दीज जो केमिकल्स और जो प्रिजर्वेटिव्स। तो अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं इस तरह की प्रोसेस फूड्स जो हैं तो उसकी वजह से क्या होता है जी कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो उतनी कॉम्बिनेशन ज़्यादा उतनी होना शुरू होती है उसकी, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में अननेसेसरी जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो मेडिसिन और ख़ासतौर पर एंटीबायोटिक्स का और इसके अलावा जो प्रोसेस फूड्स हैं क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, सॉरी प्रिजर्वेटिव्स का, तो उनका इस्तेमाल भी विद इन लिमिट्स के करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आपकी जो हेल्दी माइक्रोफ्लोरा है उनको नुकसान ना पहुंच सके, ठीक है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो हेल्दी माइक्रोफ्लोरा है उनको फैसिलिटेट कौन से फूड करते हैं, वो करते हैं कि जिनके अंदर ओलिगोसैकेराइड होते हैं। जितने भी आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं दे फेवर टू कंज्यूम और ग्रो इन एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग देम विद ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड किस किस चीज़ में होते हैं? ओलिगोसैकेराइड जो ना आपको सोयाबीन बीन में मिलेंगे, इसके अलावा आपको ये अनियन में मिलते हैं, जिंजर में मिलते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। वैसे तो सारे फ्रूट्स के अंदर भी और बाकियों में भी होंगे कुछ कुछ अमाउंट में, लेकिन जो रिच हैं फूड या वेजिटेबल्स जो हैं वो ये हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। इसलिए अगर इनका इस्तेमाल आप करें तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ओलिगोसैकेराइड्स जो है ना वो ज़्यादा जाएंगे, और ओलिगोसैकेराइड जाने की वजह से आपके अंदर जो है ना वो प्रोबायोटिक्स की पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा आप ऐसे फूड कंज्यूम कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स मौजूद हों, जैसा कि फर्मेंटेड फूड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये आपका जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपका योगर्ट है, तो योगर्ट के अंदर ऑलरेडी प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बेनिफिशियल जो उसको प्रोड्यूस करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को, और दे प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट पैथोजेंस। सो ये तो इनकी बात होगी। इसके बाद कुछ ये इन्फेक्शन होता है जी, उसको हम कहते हैं कॉक्सीडिया इन्फेक्शन। ये वो उसमें बर्ड्स में होता है, जिसमें आमतौर पे क्या होता है जी कि वो बर्ड्स का जो है ना वो पेट ख़राब हो जाता है, उनको अजीब सी जो फीवर है उनको हो जाता है, और इस तरह से जो बहुत ज़्यादा जो बर्ड्स हैं ना वो उनकी डेथ होना शुरू होती है। तो इस तरह की जो ड्रग यूज़ की जाती हैं वो भी एंटीबैक्टीरियल होती हैं। इसके अलावा ग्रोथ प्रमोटर्स हम यूज़ करते हैं कि जिनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ताकि वो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा
वेट गेन कर लें। तो ये सारे के सारे जो ना ये हेल्थ हैज़र्ड क्रिएट करते हैं कंज्यूमर्स के लिए कि जो उसको कंज्यूम करेंगे। उनमें या तो वो टॉक्सिसिटी कॉज़ करेंगे या उनमें एलर्जिक रिएक्शंस जो है ना वो हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जितनी भी ये आपकी पोल्ट्री है इसका एक मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। बल्कि आजकल इस पे वो काफ़ी वो लोग कह रहे हैं जी कि इसमें कुछ वो डिज़ीज़ आई हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई हमें कोई प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन है कि फिर भी जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं जिन यानी कि इसमें एंटीबायोटिक्स का हमने कहा, ग्रोथ प्रमोटर का, तो ये सारा ये इश्यूज़ तो इसमें हैं। तो अगर आप इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डंपिंग दीज केमिकल्स इन योर बॉडी, और उसकी वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी जो हैं वो असरात आएंगे, और जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ जो है वो यंग एज में आपको इतना ज़्यादा वो फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। लेकिन जैसे जैसे एज गुजरती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी है वो प्रोसेस नहीं कर पाता उन केमिकल्स को प्रॉपर्ली, ठीक है ना। लेकिन यंग एज में भी आप जब खाते हैं पीते हैं इस तरह चीज़ें तो आपको फील नहीं होता, लेकिन बेसिकली आपकी बॉडी अंदर से वीक दूर हो रही होती है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं इनका एक प्रॉपर यूज़ किया जाए। Then poultry birds have very short life of a few weeks as compared with cattle, in which bovine spongiform encephalopathy BSE कहते हैं beard a few years back। मतलब ये सारी जो बीमारियां हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि उनका लाइफ स्पैन थोड़ा होता है बर्ड्स का एज कम्पेयर टू कैटल, ठीक है ना। तो कैटल्स में ये एक बीमारी होती है जिसमें ना वो ये बेसिकली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जिसमें नर्वस सिस्टम डैमेज होना शुरू होता है, और काफ़ी स्वेयर होने की वजह से अल्टीमेटली जो एनिमल है उसकी डेथ भी होती है। तो लेकिन बर्ड जो हैं उनमें इस चीज़ को थ्रू मेडिसिन वगैरह कवर करते हैं, लेकिन एज सच इसमें मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए कैटल के, तो उनमें चांसेस जो हैं कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कैटल्स। जितना तो कैटल जिनको आमतौर पे वो रेयर किया जाता है फॉर मीट पर्पसेस, उनमें ये इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो इफेक्ट ऑफ डिफेक्टिव फीड एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स में नॉट बिकम विजिबल इन बर्ड्स, ठीक है। हाउ इन मैन पोल्ट्री मीट में वन डे बी डायग्नोज एज अ पॉजिटिव एजेंट फॉर सम क्रॉनिक डिसऑर्डर्स ऑफ अननोन ओरिजिन, ठीक है ना। ये जैसे अभी मैंने आपको बात किया कि पोल्ट्री की तो एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है, उसके बाद उसको आपने यूज़ कर लेना है। लेकिन ह्यूमन्स जो हैं जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं और लगातार उसको अपनी बॉडी में उनके अंदर वो सारे के सारे जो केमिकल्स है वो जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली लाइफ के किसी स्टेज में उनको फिर ये सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं डिजीज़ के वाले से, ड्यू टू दीज chemicals, these antibiotics and these growth promoters। देन जी टॉक्सिसिटी फ्रॉम बीफ एंड मटन की बात करते हैं। बीफ कैटल शीप एंड गोट नॉर्मली ग्रेज इन फील्ड्स at farm provided with feed consisting of oil, seed cake, wheat straw and other ingredients। आपको पता है कि मखसूस सी इनकी फीड होती है, पाउडर भी देते हैं इनको, ग्रीन पाउडर भी देते हैं। इसके अलावा जब अगर ऑफ सीजन हो, जब नहीं होता ग्रीन पाउडर, तो फिर इनको हम ये सीड केक देते हैं। इनकी जो आमतौर पे ऑयल सीड होते हैं ना, उनको जब हम क्रश करते हैं उसमें से ऑयल हम ले लेते हैं, तो बाकी जो उसका केक बचता है उसको हम ऑयल सीड बोलते हैं, ऑयल सीड केक बोलते हैं। इसके अलावा व्हीट स्ट्रॉ हम देते हैं जो कि सेलोज होता है। तो आपको पता है कि सेलोज को ये रेस कर पाते हैं क्योंकि ये कह लें कि डाइगेस्टिक होते हैं, मतलब इनके दो स्टमक के अंदर दो पोर्शन होते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर जो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये सेलुलोज को कंज्यूम कर सकते हैं, सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये इनकी फिर डाइट में हम देते हैं। तो आमतौर पे इसी डाइट के अंदर भी डिफरेंट तरह के इशू होने की वजह से उनमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ दफ़ा एनिमल भी बीमार होता है, और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे टॉक्सिन होते हैं कि जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिल्क या इन द फॉर्म ऑफ मीट, उनके अंदर ये वाले इशू आने शुरू होते हैं। So unlike poultry, not fed bags and antibiotics as prophylactic measures, ठीक है ना। इसमें मतलब उतनी ज़्यादा हम मेडिसिन यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये कुछ पोल्ट्री की नस्बत ज़रा रेजिस्टेंट होते हैं। तो दे पिक अप एंटेरिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेस्टर्स।
तो आमतौर पे उनके अंदर ना वो आमतौर पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो जब चारा वगैरह खाते हैं उसके अंदर उनको कुछ ना कुछ जो है ना वो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन खा सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ कैटल बाय टेनिया सिजेंटा जो है बीफ टेपवर्म है अकर्स फ्रॉम ग्रेजिंग इन फील्ड। तो ये बेसिकली जैसे पेट में कीड़े पड़े थे वर्म्स होते हैं तो ये उनके अंदर चले जाते हैं और जिसकी वजह से वो जो जानवर है वो वीक होना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, खाता तो है लेकिन वो बॉडी के अंदर जो कि ये वर्म्स होने की वजह से वो वीक होना शुरू हो जाता है। सो नो रिकॉर्ड इन पाकिस्तान बट पीपल में बी इन्फेक्टेड विद द वर्म। ठीक है, तो पाकिस्तान में इसका कोई ऐसा नहीं रिकॉर्ड पाएगा लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें इसके रिपोर्ट किया गया कि ये कैटल को करता है, इन्फेक्ट करता है। तो सिम्टम्स जो हैं इंजेक्शन है, इंडिकेशन सॉरी, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, वॉमिटिंग है, लिथार्जी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है एंड एनीमिया है। तो ये सारे के सारे इसके जो है वो सिम्टम है कि मतलब ये अब उस जानवर के गोश्त के अंदर चीज़ें आ गई हैं, उसका एग आ गए हैं, तो जब उसको कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ये जो चले जाएंगे, यानी कि जो एग्स हैं वो कन्वर्ट करेंगे, मतलब हैच करेंगे इनटू अडल्ट फॉर्म, और उसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। और आमतौर पे अगर मीट को सही तरह से कुक कर लिया जाए तो फिर भी काफ़ी तक इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। So inspection of meat, proper cooking and proper disposal of human excreta will prevent contact with this worm। ठीक है ना, तो अगर प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है और कुकिंग टेम्परेचर अगर प्रॉपर हो, ठीक है ना, और उसके बाद से बाकी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स ली जाएँ तो इसकी इन्फेस्टेशन को रोका जा सकता है। देन मैड काउ डिजीज़ जो है जिसके बारे में भी मैंने बताई थी कि ये नर्वस सिस्टम का अंदर प्रॉब्लम होती है, BSC की बात मैंने की थी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी इन्फेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ कैटल इन यूके। ये एक वक्त था जब ये आई थी जिसे मैड काउ डिजीज़ कहते थे, जिसमें उसका जो ब्रेन था वो डिज़ोल्व हो जाता था जानवर का, और आहिस्ता आहिस्ता वो जानवर जो था उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी कॉज जो है वो एक्टिविटी टू इंटेंसिव फार्मिंग, सेंट्रलाइज्ड फूड प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर डिमांड फॉर चीप कन्वीनियंट डेयरी प्रोडक्ट्स एंड बीफ। तो इसमें बेसिकली वजह क्या थी कि वो शॉर्ट स्पेस में ज़्यादा आपने शुरू कर दिया उसकी रेयरिंग वगैरह, उससे जो जैसे कि वो जानवर होते हैं उनको एक स्पेसिफिक स्पेस नहीं मिलती फॉर देयर एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड करता है एक दूसरे जानवर के अंदर। सो कैटल नरिश्ड विद डिफेक्टिव फीड कंटेनिंग मीट एंड बोन मील्स फ्रॉम स्कैफी इन्फेक्टेड रुमिनेंट्स। ठीक है, इसके अलावा मतलब अगर वो जो कैटल को आप फीड दे रहे हैं उसके अंदर इसके ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, आमतौर पे जो वो जब उसको खाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर उसके जो है वो आना शुरू हो जाता है, जो है उसकी जो सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्क्रैपी इन्फेक्शन जो है ये भी ऐसी है कि इसमें जो अ, आपका नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है। ठीक है ना, तो अगर फीड के अंदर ये ऑर्गेनिज्म मौजूद है और वो उनको खाएंगे, और जब खाएंगे तो वो फिर उनके अंदर ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सच सिचुएशन नॉट लाइकली टू राइज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस तरह सिचुएशन जो है वो नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ना फ्रेश फॉडर ही खिलाया जाता है जानवरों को। ऑफ सीजन जो है में जो फिर भी फॉडर अवेलेबल होता है इनके थ्रू आउट इस सीज़न जो है, यानी थ्रू ईयर जो है ना वो फॉडर फ्रेश अवेलेबल होता है, तो इसलिए मोस्टली काउस को हम फ्रेश फॉडर दे सकते हैं। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे सर्दी का मौसम बहुत लॉन्ग होता है और जैसा कि उसमें बर्फ़बारी होती है तो उसमें किसी किस्म की वेजिटेशन अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वो फिर एक स्पेसिफिक जो फीड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, या फिर उसके अंदर वो स्टोर करते हैं उसको, उसमें फिर इस तरह की मिसाइल आ जाते हैं जिसकी वजह से वो जो मैट काउ डिजीज़ है बताया मैंने आपको, और बाकी वो हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम फ्रेश जो है वो देते हैं फीड वगैरह। So most meat animals owned by small farmers and raised in fields comparatively appears beef and mutton less likely to be contaminated with toxic chemicals। तो आमतौर पे बीस की निस्बत मटन जो है ना इट इज़ लेस लाइकली टू कंटेमिनेटेड विद टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि जो उसका फॉर्म साइज भी थोड़ा होता है, उसकी स्पेस रिक्वायरमेंट भी थोड़ी होती है,
और उसकी जब आप पहले प्रोसेसिंग करते हैं तो उस वक्त भी आप जो हाइजीनिक कंडीशंस को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो बीफ है उसके हवाले से आपको स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और इसमें आपकी जो हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन मीट गेट्स कंटेमिनेटेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्प्ले एट सेल्स। तो आमतौर पे जो गोश्त है उसको जब वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है या डिस्प्ले किया जाता है तो उस वक़्त उसमें इन्फेक्शन हो सकती है। जैसा कि देखा होगा आपने ट्रांसपोर्टेशन सिंपली जैसे हमारे कसाब है, कसाई हज़रात जो है ना वो कभी किंची पे रख देते हैं, कभी रेडी में जा रहे हैं, कभी वो मोटरसाइकिल के ऊपर लदा हुआ है। हालाँकि जो मीट जो है ना ये पेरिशेबल कमोडिटी है, इसको हमेशा रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में अगर लेके जाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी मेंटेन रह सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो कसाई हैं वो ऐसे ही उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और जब सेल पॉइंट पे जहाँ पे लेके जाते हैं वहाँ पे भी उसकी केयर इतनी नहीं की जाती और वहाँ पे मक्खियाँ और ये सब कुछ नहीं वहाँ पे वहाँ पे जो मीट पे आएंगी और वो अपना जो इन्फेक्शन है फैलाएंगी। अब जो फूड अथॉरिटी है उसने काफ़ी तक इस चीज़ों को चेंज किया है और जितने भी आपके ये पेरिशेबल कमोडिटी सेल करने वाले हैं दुकानदार उनको उन्होंने फ़ाइन भी किए और उन्होंने इसलिए कहा जी कि आप उनकी जो शॉप्स हैं वहाँ पे आप एक तो इंश्योर करें कि ना वहाँ पे आपको वो वायर गार्ड हैं, जाली लगनी चाहिए, ठीक है ना? और जो डिस्प्ले उसका है उसमें वो कवर्ड हो और वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर मौजूद हो। जैसे आप किसी भी बड़ी मार्ट में जाएँ वहाँ पे आप गोश्त लेते हैं तो वो देखा होगा आपने कि उन्होंने जो डिस्प्ले कैबिनेट्स जो हैं उसमें गोश्त को रखा जाता है और उसमें रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में रखा जाता है। जबकि कंपैरेटिवली जो कसाब हैं वो बस आके जनाब अपनी दुकान के बाहर टांग देते हैं और फिर वो मक्खियाँ और आएँ जो मर्ज़ी डस्ट आए तो वो जनाब उस पे इन्फेक्शन फैलाता है। तो इसलिए इसी वजह से अब काफ़ी हद तक लोगों का वो चेंज हो गया है। अब वो मार्ट्स की तरफ रुख करते हैं और मार्ट्स जो हैं वहाँ पे एक तो कोल्ड स्टोर्स को भी इंश्योर किया जाता है कि अगर उन्होंने मीट को स्टोर करना है बीफ को तो वो रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स होते हैं, कोल्ड स्टोर होते हैं, वहाँ पे उनको स्टोर करते हैं और वहाँ से फिर एज़ पर नीड ना वो रिलीज़ किया जाता है मीट को और डिस्प्ले सेंटर पे लगाया जाता है और फिर उसको सेल किया जाता है। तो इस तरह से मार्स के जो कंडीशन है काफ़ी हद तक बेटर है एज़ कम्पेयर टू जनरल वेंडर्स। इसके अलावा इन पाकिस्तान मीट कैरिड फ्रॉम स्लॉटर हाउसेज टू शॉप्स ऑन एनी अवेलेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हैंड कार्ट, बाइसिकल, डॉगिंग, ये सारा मैंने आपको बता दिया, रिक्शा एजेंसी वगैरह में डाल देते हैं। हालांकि उसको कहते हैं कि रेफ्रिजरेटेड सिस्टम के अंदर आप लेके जाएँ, ठंडा रखें उसको ताकि उसमें जो कंटेमिनेशन ना हो सके उसको वो ख़राब ना हो। Then accumulates contaminants from environment, dust, smoke and microorganisms from the atmosphere। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये कुछ पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई हैं जिसमें उनको दिखाया गया कि किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बल्कि जो जहाँ स्लॉटरिंग की जाती है वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा वो पैथेटिक होती हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइजीन को वो नहीं रखा जाता ज़ेरे गौर। According to a study, majority meat samples in Peshawar found highly contaminated with heavy metals and bacteria। तो ये पुरानी कोई थी कि वहाँ पे हैवी मेटल्स भी पाए गए थे मीट के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं शायद कि उनकी फीड के अंदर प्रॉब्लम हो या फिर जो पोस्ट प्रोसेसिंग उसकी की गई उसमें क्या इशू थे, ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू था। तो इसके बारे में नहीं बताया गया लेकिन यह है कि सैंपल्स में हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा देखे गए। कंसीडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मीट बी ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स, मीट बी स्प्रेड इनसाइड फ्लाई एंड इंसेक्ट प्रूफ शॉप्स, यानी कि उसमें जाली वगैरह लगाई जाए ताकि वो ना हो। देन टॉक्सिसिटी फ्रॉम फिश की बात हम करते हैं। तो फिश मोस्ट कॉमन सोर्स है ऑफ टॉक्सिसिटी। आमतौर पे इसमें हैवी मेटल का इशू बहुत आता है। जितनी भी आपकी फिश है वो चूँकि पानी में होती है तो पानी आमतौर पे क्रॉस कंटामिनेशन होती है इसमें सीवेज वाटर की जो आपकी नहरों के अंदर दरियाओं में वो जा रहा है सारा कुछ। तो वो जो हैवी मेटल्स हैं वो आपकी जो फ़िश है
उसको टेकअप कर लेती है, टिश्यूज़ में अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, और जब कंज्यूमर्स जो हैं उसको खाते हैं तो उनको वो डिलीवर हो जाते हैं हेयर मेटल्स में। तो इसलिए फिश में दे आर दी इट्स अ गुड सोर्स ऑफ हेवी मेटल्स। अगर वो आपकी जो एनवायरनमेंट जहाँ पे उसको अवेयर कर रहे हैं वहाँ पे अगर वो ठीक नहीं है तो वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हेवी मेटल्स को अपनी बॉडी में ब्लॉक कर लेते हैं। तो अदर्स गैदर देम इन देयर टिश्यूज बाय फीडिंग ऑन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो समटाइम्स ये भी होता है कि वो जो फीड होती है उनको अवेलेबल मछलियों को पानी के अंदर, तो उसकी वजह से भी। तो आजकल वैसे फार्म पे भी इसको फार्मिंग भी की जाती है फिश की, लेकिन फार्मिंग के अंदर भी बहुत कम लोग हैं जो अपना पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, बल्कि ज़्यादा ये होता है कि वो जो करीबी नदी नाले होते हैं वहाँ से पानी को रोक के वो पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं। तो उसकी वजह से वो फिर फिश जो है उसमें वो ग्रो करती है। एंड फिश पॉइजनिंग जिसे tetrodotoxin occurs mostly in China and Japan. When some species of pufferfish, sometimes referred to as glowfish है या glowfish है और fugu fish इसे बोलते हैं, वो are consumed। तो टेट्रोडोटॉक्सिन जो है ये एक बीमारी पहले सामने ही जापान के अंदर, जहाँ पे आमतौर पे ना वो रॉ फिश भी बाज़ दफ़ा कंज्यूम की जाती है, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो फिश है जिसे फूगू फिश बोलते हैं, जो कि उनकी कल्चर का हिस्सा है, वो अपनी कल्चरल डिशेज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। तो उसकी जो अंदर जो टेट्रोडोटॉक्सिन थे वो मौजूद होते हैं, और वो फिर उसको खाने से उनके अंदर अल्टीमेट डेथ निकली। तो पहले पहले उसमें माइल्ड सिम्टम होते हैं, मतलब जो लिप्स और टंग के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन जैसे जैसे सुइयाँ हल्की की चुभना, और फिर वो स्वेटी की तरफ जाती है, तो सांस आपका जो है वो ऐसा ऐसा रुकना शुरू होता है, हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, टैचिकार्डिया जिसे बोलते हैं, और अल्टीमेटली जो सब्जेक्ट है वो हाफ और 1 आवर के अंदर उसकी डेथ भी हो सकती है। The poison tetrodotoxin found mainly in ovaries, liver, intestine, skin and spawn of various pufferfish species. ठीक है। Symptoms of tetrodotoxin usually begin with the numbness and tingling of or tickling sensation of lips, tongue and cheeks within a few minutes after eating poisonous fish. This becomes complicated by weakness and progressive paralysis of all muscles, vomiting, low blood pressure and tachycardia. Death may occur within half an hour due to respiratory paralysis. Other fishes implicated with tetrodotoxin are porcupine fish, sunfish, and triggerfish. ये और भी किस्में हैं कि जिनमें ये वाली बीमारी हो सकती है, यानी ये वाला टॉक्सिन हो सकता है। तो ये चूँकि हमारे कंट्री में नहीं पाई जाती, लेकिन ये चूँकि रिपोर्ट हो चुका है इसका जो टॉक्सिन जो है, उस वाले से ये बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। तो सम स्पीशीज ऑफ शेलफिश प्रोड्यूस अ पॉइजन विद इन देयर बॉडी एंड बिकम पॉइजनस। तो कुछ सेल्फ डिफेंस के वाले से भी कुछ पॉइजन प्रोड्यूस करती हैं कि जिससे दूसरे जानवर उनको खा नहीं सकें, या वो इरिटेट हो जाए उससे, और वो फिर इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। सो कंजम्पशन ऑफ रॉ और कुक्ड रेड वेल्क, जिसे हम नेपच्यून एंटीक बोलते हैं, विच प्रोड्यूसेस अ टेट्रामीन या tetramethyl ammonium hydroxide may cause illness characterized by nausea, vomiting, anorexia, weakness, fatigue, dizziness, photophobia and dryness in mouth। तो ये जो आपका टेट्रामाइन होता है, ये जो प्रोड्यूस करती हैं ये बेसिकली अपनी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, लेकिन अगर ये ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं उससे ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा इसी की कुछ और स्पीशीज़ जो हैं उनकी वो भी ये प्रोड्यूस करती हैं केमिकल्स, जिनमें नेपच्यून एक्विटिका, देन नेपच्यून इंटरकल्पटा, ये सारे के साथ रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिमिलर टाइप ऑफ फिश पॉइजनिंग इन जापान। तो ये जापान में ये ज़्यादा रिपोर्ट की गई इस वाले से चीज़ें। तो several species of shellfish and others become poisonous by feeding on microscopic life forms such as toxic marine algae, particularly some dinoflagellates। तो ये एलगी की ही किस्म होती है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स आपने पढ़ा होगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो आपकी सी के अंदर, और वो जो पानी के अंदर ऑक्सीजन को वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो उनको जो फीड करते हैं तो उसकी वजह से भी उनमें टॉक्सिन होते हैं जो कि
प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम डायनोफेजिलिया सच एज सेक्सीटॉक्सिन फ्रॉम गनेलॉक्स Cachinella do not affect physiology of the shellfish, but cause poisoning in human consumers. तो यानी कि ये फिश को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो अगर इसको कंज्यूम करेंगे इस फिश को, तो उसमें चूँकि ये सेक्सी टॉक्सिन्स मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से वो उनमें प्रॉब्लम होगी। और इसमें भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, और इसमें भी तकरीबन कह लेंगे उसी तरह के इससे जो नाज़िया है, वॉमिटिंग और ये वाले सिम्टम आ सकते हैं। So illness begins with numbness in lips, tongue, fingertips that may appear within a few minutes after eating contaminated fish. This feeding followed by numbness in legs, arms and neck and by general muscular incoordination. यानी कि वही बात हो कि आप के हाथ पाँव जो है ना वो बिल्कुल उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी. As the illness progresses, respiratory distress becomes more severe, and that may occur from respiratory paralysis within 2 to 12 hours, depending upon the magnitude and the dose. तो जितना ज़्यादा पॉइजन चला जाएगा उतना जल्दी उसका इफेक्ट आएगा और उतना जल्दी डेथ हो सकती है. So if patient survives for 12 hours, there is every chance of recovery. तो अगर वो 12 आवर्स तक इसको सस्टेन कर जाए तो फिर उसके बॉडी काफ़ी हद तक उसको मेटाबलाइज कर लेती है, उसको न्यूट्रलाइज कर लेती है, तो फिर उसके बचने के कुछ चांस हो सकते हैं. लेकिन अगर वो पहले उसकी हालत जो है ज़्यादा क्रिटिकल हो जाए तो फिर इसको कवर करना मुश्किल हो जाता है. Then some types of fish toxicity results from consumption of fish that have accumulated toxic constituents in their fish flesh by feeding on industrial waste or toxic marine plants. तो ये पहले ही बात की है मैंने कि जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसमें मौजूद जितने भी आपके हेवी मिनरल्स हैं और अननेसेसरी डेंजरस केमिकल्स जो हैं उनको कंज्यूम करने की वजह से फिश टॉक्सिक हो जाती है, और जब उसको कंज्यूम करने की वजह आपको आपने अंदर भी वो हो सकती है प्रॉब्लम. तो सम फिश बिकम पॉइजनस बाय कंजम्पशन ऑफ ए हाईली टॉक्सिक कंपाउंड मिथाइल मर्करी विच इज रिलीज इन वाटर्स पोल्यूटेड बाय इंडस्ट्री वेस्ट. ठीक है ना. तो ये आमतौर पर मर्करी जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपकी ग्रोथ के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए, और इस खास तौर पे जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर काफ़ी इशू करता है, उनके ब्रेन थोड़ी देर बाद रहेगा, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज होता है बच्चों के अंदर. और इसके अलावा जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर भी ये इशू आता है कि वो उनमें जो मर्करी में एक और भी है कि इट कम्पीट्स विद आयरन फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन. तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो आपके जो आप कह लें कि मेटेलिक आयन होती हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, उनके साथ भी कम्पीट करता है फॉर दिस एब्जॉर्प्शन. So this is produced by in soil or water from mercury and compounds released with industrial waste such as combustion of coal and leaded gasoline, or organic mercury compounds used as pesticide and fungicides. तो मुख्तलिफ किस्म के जो पेस्टिसाइड हैं उनके जो केमिकल्स होते हैं, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसके अंदर भी मर्करी का इस्तेमाल है. मतलब उसकी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ओवर उसकी यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी पानी में उसका लीच होके उसका हट जाएगा. और इसके अलावा अगर हम ये फ्यूल यूज़ करते हैं, फ्यूल के अंदर भी ये मर्करी के कुछ रेजिड्यूज हो सकते हैं. तो शेलफिश फीडिंग इन पेट्रोलियम पोल्यूटेड वाटर्स found to contain polycyclic aromatic hydrocarbons which are potentially carcinogenic. तो ऐसी मतलब फिशेस के जो ऐसी इन्वायरमेंट में पाई जा रही है जहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोकार्बन हैं, यानी जिससे आपके ये जो पेट्रोलियम वगैरह से रिलेटेड जितने भी आपके वो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे फेंके जाते हैं या वहाँ पे डंप किए जाते हैं. तो उस तरह की फ़िश के अंदर जो ना वो पॉली साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जो आपको टॉक्सिसिटी करते हैं और कार्सिनोजेनिक भी होते हैं. So fish poisoning usually classified into three groups based on location of toxic substance, जिसमें आपकी आता है सबसे पहले एचिथोटॉक्सिन. टॉक्सिक कंपाउंड्स प्राइमरली restricted to gonads. देन हीमोटॉक्सिन है टॉक्सिक
कंपाउंड्स मेनली अक्कर इन ब्लड। देन इसके अलावा आपका आता है टॉक्सिन है, मोस्ट कॉमन एंड वेरिड टाइप ऑफ फिश है, पॉइजनिंग इन विच टॉक्सिक सब्सटेंसेस फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश। तो ये इसकी कैटेगरीज कुछ बनाई हैं कि जिसमें आपकी मुख्तलिफ किस्म के जो टॉक्सिन हैं वो अफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को, और किस तरह से ये इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर वक्त हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं टॉक्सिसिटी फ्रॉम फिश को। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रॉपर जो है जो कवर करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, या अभी पूछ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन है तो पूछें, तो अदरवाइज़ फिर लेक्चर को लीव कर दें आप। ठीक है।